और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया है। उन्होंने आगे कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने मुझे पूजा करने से रोका, तो बांसबेरिया में मेरी कार पर हमला किया गया है और पूजा करने से रोका गया है और बंगाल में भय का वातावरण है। बंगाल में उम्मीदवार भी सुरक्षित नहीं है। तो लॉकेट चटर्जी ने ये बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल लॉकेट चटर्जी इस वक्त हुगली से उम्मीदवार है, पश्चिम बंगाल के हुगली से, और ये तस्वीरें उस वक्त की सामने आई हैं जब ये देखिए यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और कुछ यहाँ पर उपद्रवी आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। और इस बीच लॉकेट चटर्जी का ये बयान सामने आया है कि उनकी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर अपनी कार पर हमला करने का आरोप लगाया। लॉकेट चटर्जी ने हमले का एक वीडियो भी साझा किया जिसमें भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनकी कार पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉकेट चटर्जी ने बताया कि शाम को हम लोग अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। करीब 9:30 बजे एक काली पूजा समारोह में भाग लेने गयी थी। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी थी जो हम लोगों के साथ पूजा कर रही थी। पूजा के बाद मैं अपनी कार पर बैठकर अपने अगले कार्यक्रम के लिए जाने लगी, तभी वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ लोग लंबे लंबे डंडे के साथ काले झंडे लेकर विरोध करने लगे। ये लोग उनकी कार में घुसने की कोशिश कर रहे थे। কিছু লোক একটা বড় বাঁশ, 3-4টে বাঁশের উপরে একটা ছোট কালো পতাকার মতন লাগানো, এবং তারা আসছে এবং উল্টোপাল্টা অসভ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो टीएमसी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी ने तंज कसा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है इस घोषणा पत्र को लेकर कि इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक और संजीवनी दे दी है। ऐसी संजीवनी जो बीजेपी के 400 पार नारे को चिरंजीव बना रहा है और कांग्रेस को और पीछे धकेल रहा है। कांग्रेस 2024 के अपने मैनिफेस्टो को अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र बताने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र पर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इसका जो कुछ हिस्सा बच गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। कहा हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए। 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जमकर वार किया। कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा लगता है कि ये घोषणा पत्र भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान चुनाव के लिए बना है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है।
कांग्रेस के किसी भी बयान को लपकने का बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती और इस बार तो बात घोषणा पत्र की है, वो चुनावी मैनिफेस्टो जिसके जरिए कोई पार्टी जनता से संपर्क करती है, वोट मांगती है। लेकिन उसी मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि लगता है कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की नाव डूब जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं उस माफिया डॉन की जिस पर हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे। उसकी मौत पर यानी कि मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा मुखिया अखिलेश यादव शोक मनाने गाजीपुर जा रहे हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो अखिलेश मुख्तार की कब्र पर जाकर फूल भी चढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सरकार पर निशाना भी साधा था और सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की थी। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने फोन पर अफजाल अंसारी और उनके परिजनों से बात की थी। अखिलेश से पहले यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार के घर और उसकी कब्र पर गए थे। चुनावी माहौल में आ रहे सपा प्रमुख के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ आ सकती है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं पिंक सिटी की यानी कि जयपुर की, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1989 से लेकर अब तक यहां से बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जीते रहे हैं। सिर्फ 2009 की बात छोड़ दें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से यहां हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो क्या विरोधी रोक पाएंगे? जनता का मूड क्या है? और यही हम जानते हैं जयपुर शहर पहुंचने। देखिए रिपोर्ट। जयपुर राजस्थान का पिंक शहर जो बेहद ही खूबसूरत शहरों में से एक है। शहर की पहचान परंपरा, सरस संस्कृति के साथ ही यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। लेकिन अभी बात 24 के चुनाव की करते हैं। 2024 के चुनावी समर में किस तरीके से जयपुर शहर का मीटर रहेगा, किस तरीके से कौन से दल को मिलेगी कामयाबी, किस तरह से 24 की लड़ाई में बीजेपी का रथ रोकने की तैयारी कर रहा गठबंधन रहेगा कामयाब या फिर मोदी होंगे 400 पार। क्योंकि गुलाबी शहर का मिजाज जानने के लिए अब गुलाबी शहर में हम उन लोगों की राय जानेंगे जो जयपुर के नुमाइंदे हैं। चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरी राजस्थान की राजधानी जयपुर पर हमेशा से ही बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। लेकिन 24 के इस महामुकाबले में माहौल क्या है? इस बार पिंक सिटी के लोगों के दिलों में क्या है? ये रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, कहीं ना कहीं कमोबेश इसी तरीके का नेचर जो है राजस्थान और जयपुर के शहर के लोगों का रहता है। रंगीन और गुलाबी कपड़े आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ट्रेडिशनल आपको जो यहाँ विरासत के रंग हैं वो आपको दिखाई देंगे और तमाम विरासत के रंगों को समेटे हुए ये कपड़ों की दुकान में बैठे हुए लोग जो हैं वो गुलाबी शहर के लोकसभा सीट का वो मिजाज बताएंगे जहाँ से शुरुआत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 महीने पहले कर चुके थे। तो नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे और सेल्फी खिंचा करके प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में गए थे तो उससे कितना असर पड़ा, क्या बदला कुछ? सर बहुत कुछ बदला है। हाँ। जयपुर के अंदर आए जब, क्योंकि सारे ही लोग मोदी जी को बिल्कुल देखना चाहते थे और अच्छा काम किया है उन्होंने यहाँ पे आके। और टूरिस्ट भी बहुत आ रहा है फ्रांस से और आगे से। आप तो दुकानदार हैं, आपको कितना फर्क पड़ा? क्योंकि आप तो बिल्कुल फ्रंट ऑफ हवा में। सर बहुत फर्क पड़ा है काम पे, बहुत अच्छा काम आ रहा है इधर। सियासत का मिजाज बीजेपी है, मोदी सरकार है 100%, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि हम रोक के दिखाएंगे। एक जाजम पे सारे गठबंधन के लोग बैठे हुए हैं। एक कहावत सुनिए, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। जयपुर सीट में सर अभी तक तो बीजेपी लग रहा है, हमको बीजेपी लग रहा है। देखो आगे क्या होता है। राजस्थान में
राजस्थान में बीजेपी है सब। कितनी सीटें? मैं समझता हूँ क्लीन स्वीप होगी। क्लीन सीट मतलब हैट्रिक बनवा रहे हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस तो दम भर रही है गठबंधन के जरिए, उन्होंने कई सीटों पे गठबंधन लेकिन किया। दम भी तो होना चाहिए उनमें। हम दुकान से निकलकर जब बाहर आए तो कैमरा देख ही लोगों के बीच चुनावी चर्चा शुरू हो गई। बातें सियासी होने लगी। हमारी कोशिश हर तबके का मूड जानना था, लिहाजा गली गली घूमने और लोगों तक पहुंचने के लिए हम ई रिक्शा पर सवार हो गए। जयपुर लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं और जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर क्या है मिजाज और किस तरीके से कौन किस पर पड़ेगा भारी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो लगातार शहर में चलते हैं उनसे बात करते हैं। कोई चर्चा होती है कि वोट वगैरह की? अब चुनाव आ चुके हैं। हाँ, चुनाव सवारियां करती हैं। सवारियां करती हैं। किसका माहौल ज्यादा लग रहा है आपको? बीजेपी का लग रहा है। दिन भर में कितनी चीजें सुनने को मिलती हैं कि बीजेपी या कांग्रेस किसका पलटा भारी है? पलटा भारी तो बीजेपी का ये भी है। बीजेपी का पलटा भारी है। ज्यादातर लोग उसकी ही बोलते हैं। उसकी बोलते हैं ज्यादातर, मोदी का नाम लेते हैं। हाँ। अरे कुरैशी साहब, अब तो ये बताइए कि स्थिति क्या लग रही है वाकई में छोटी काशी गुलाबी शहर में? स्थिति तो अभी मामला इस टाइम पर गंभीर ही है। गंभीर है मतलब वोट एंड सपोर्ट जो है मोदी को ज्यादा चल रहा है। हाँ, ज्यादा सपोर्ट चल रहा है। मोदी को सपोर्ट चल रहा है। और ये कौन बोल रहे हैं? कुरैशी साहब बोल रहे हैं। ये बहुत ध्यानपूर्वक बात कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि पूरा दिन रिक्शा चलाते हो आप, पूरा दिन लगातार रिक्शा चला करके और यहाँ सवारी बैठाते हो तो चर्चा तो होती है। बिल्कुल चर्चा में आवाज पड़ती है। बिल्कुल सर। किसको वोट किसको नहीं? हाँ, वो मोदी का ही वोट डलेगा तो। चुनावी माहौल में सियासी चर्चा अगर कहीं सबसे ज्यादा होती है तो वो चाय का अड्डा होता है, जहां चाय की चुस्की के साथ लोग चुनावी गपशप करते हैं। हम भी वहां पहुंचे। अब हम पहुंचे हैं साहू रेस्टोरेंट, साहू की चाय, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठ करके न सिर्फ चाय पी थी, चाय की चुस्की ली थी, बल्कि वो चाय की चुस्की फ्रांस के राष्ट्रपति को भी लगा दी थी। तो कुछ लोग हैं, अरे भाई एक टेबल मुझे भी मिल जाएगी क्या बैठने के लिए? पहले तो इनसे बात करेंगे। एक बार आप तकलीफ आपको दूंगा थोड़ी सी। तो यार आपकी चाय के चर्चे तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किए और उसके बाद फ्रांस तक पहुंच गए। सर बिल्कुल है? बिल्कुल उनका आशीर्वाद है। मतलब आप तो अटल